Assalamualaikum, dear student. My name is Mohammad Kaishif. I am nursing instructor at the Quaid Institute of Nursing and Health Sciences, Swabi. So, dear students, आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग रिसर्च। ये पोस्ट आर एन प्लस 7 सेमेस्टर GBSN दोनों के लिए है और कोर्स भी दोनों का सेम है। सो आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग रिसर्च। ये यूनिट नंबर फर्स्ट है नर्सिंग रिसर्च में। सो इस यूनिट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स है जिसको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है कि डिफाइन रिसर्च एंड नर्सिंग रिसर्च। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि रिसर्च क्या है और नर्सिंग रिसर्च क्या है, कि दोनों को हम डिफरेंशिएट प्लस दोनों को डिफाइन भी करेंगे। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च इन नर्सिंग। फिर जो रिसर्च है इसमें नर्सिंग में इसकी इम्पोर्टेंस को हम डिस्कस करेंगे। डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग रिसर्च फ्रॉम फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल इनटू 21st सेंचुरी। फिर हम डिस्कस करेंगे कि ये नर्सिंग रिसर्च की डेवलपमेंट किस तरह हुई और उसकी बदौलत हुई थी। तो सबसे पहले फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल थी 21st सेंचुरी, उसकी जितनी भी खिदमात थी वो हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ नर्सिंग रिसर्च अप्रोचेस। जितनी भी नर्सिंग रिसर्च है तो उसको हम क्लासीफाई करेंगे कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है, और जितने भी उसके लिए अप्रोचेस यूज़ की जाती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। Describe the use of scientific knowledge from description, explanation, prediction and control of nursing phenomena. सो फिर हम एट 5 नंबर पे हम क्या करेंगे कि जितनी भी आपके पास रिसर्च है तो साइंटिफिक नॉलेज की जो डिस्क्रिप्शन है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसको हम प्रेडिक्शन के बारे में भी हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, और जो नर्सिंग फिनोमेना होती है उसको हम किस तरह कंट्रोल करेंगे तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। कंपेयर द रिसर्च प्रोसेस एंड नर्सिंग प्रोसेस। जो रिसर्च प्रोसेस है और नर्सिंग प्रोसेस है दोनों डिफरेंस है, सही है, तो दोनों को हम कंपेयर करेंगे। लेस द रिसर्च प्रोसेस, वो जितनी भी रिसर्च प्रोसेस हो रही है तो उसके बारे में भी हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द नर्सिंग रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो कि इस यूनिट में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट डिफाइन करेंगे कि रिसर्च क्या है। द वर्ड रिसर्च इज डिराइव्ड फ्रॉम द मिडल फ्रेंच रिसर्च विच मीन्स टू गो अबाउट सीकिंग। देखिए स्टूडेंट्स, वर्ड जो रिसर्च आपके पास एक लफ्ज़ है जो कि मिडल फ्रेंच से निकला है, रिसर्च से, जिसका मतलब है टू गो अबाउट सीकिंग। टू गो अबाउट सीकिंग का मतलब ये है कि आप किसी एरिया को अपने लिए टारगेट कर लेते हैं और वहाँ पे जो इश्यूज आपके पास ट्रेंडेंस आ रही है तो उसके बारे में आप तलाश करते हैं, क्योंकि रिसर्च का मतलब भी यही होते हैं कि उसमें आप सर्च अगेन करते हैं। ठीक है ना? क्यों सर्च अगेन करते हैं कि क्योंकि ये जो भी आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर रिसर्च करके एट द एंड आप रिजल्ट निकाल के हाउ यू विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है ना? तो टू गो अबाउट सीकिंग का मतलब ये है कि किसी भी एरिया को आप जाते हैं और वहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है उसको आप क्या करते हैं, तलाश करते हैं। अच्छा, रिसर्च मीन्स टू सर्च अगेन और टू एग्जामाइन केयरफुली। रिसर्च का भी मतलब ये है कि आप एक दफ़ा रिसर्च करते हैं तो सर्च करते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो दोबारा आप जाते हैं फिर जाते हैं, क्योंकि आप एक चीज़ को सर्च करते हो। जब तक आपको वो चीज़ नहीं मिलती तो आप उसके बारे में सर्च करते हो। इट्स मीन्स कि कोई भी ट्रेंड्स प्रॉब्लम चल रही है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में तो उसके बारे में आप सर्च करते हो। और टू एग्जामाइन केयरफुली, और जहाँ पे भी आप एग्जामिनेशन करते हो तो वो केयरफुली आप करते हैं। क्यों केयरफुली करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि जो आपके पास पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को आप क्या करें, आइडेंटिफाई करें। ठीक है? अच्छा, फिर कहते हैं कि द सिस्टमेटिक रिगरस इन्वेस्टिगेशन ऑफ सिचुएशन आर प्रॉब्लम इन अर्डर टू जनरेट न्यू नॉलेज आर वैलिडेटिंग एग्जिस्ट नॉलेज। देखिए स्टूडेंट, जो रिसर्च है ये एक सिस्टमेटिक वे है। ठीक है ना? कि इसमें हम क्या कर लेते हैं कि जो भी रिसर्चर होते हैं वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं किसी भी सिचुएशन को या कोई भी प्रॉब्लम होती है। क्यों इन्वेस्टिगेशन करते हैं? इसलिए करते हैं कि उसके बारे में जो न्यू नॉलेज है उसको वो जनरेट करें, और उस प्रॉब्लम के बारे में जो ऑलरेडी आपके पास कोई नॉलेज हो तो उसके एक दूसरे के साथ वो क्या करे, कंपेयर करे। तो ये रिसर्च की डेफिनेशन भी है। The ultimate goal of research is the development of a research body of knowledge for a discipline or profession such as नर्सिंग प्रोफेशन। अच्छा, ये जो आपके पास क्या है कि जो रिसर्च है तो रिसर्च की जो गोल है, इसका गोल ये है कि जो भी आपके पास डिसिप्लिन हो,
यानी अब हम एग्जांपल लेके नर्सिंग प्रोफेशन, तो नर्सिंग प्रोफेशन को ये एक नॉलेज प्रोवाइड करती है। किस तरह के, फॉर एग्जांपल आप कोई प्रैक्टिस करते हैं तो ये प्रैक्टिस आपके पास कहाँ से आई है, कोई भी इशू इस तरह चल रही होती है और उसी की वजह से क्या हो गई है, उसके ऊपर रिसर्च हो गई है और उससे आपने न्यू नॉलेज और एग्जिस्टिंग नॉलेज को दोनों को आप मिला के आपके पास एक अच्छे से रेगुलर स्ट्रक्चरिंग या सिस्टमेटिक आपके पास नॉलेज आ सकती है। तो वो नॉलेज आप क्या कर लेते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप क्या कर लेते हैं, उसको क्लिनिकल में अप्लाई करते हैं। तो वो ये क्या है कि एक प्रोफेशन की ये क्वालिटीज़ होती है, उससे उसकी क्वालिटीज़ इम्प्रूव होती हैं। अच्छा, अब रिसर्च के बारे में तो हमने डिस्कस किया कि ये कौन से लफ्ज़ है, इसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या हो सकती है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि नर्सिंग रिसर्च क्या है। सो नर्सिंग रिसर्च इज़ अ साइंटिफिक प्रोसेस दैट वैलिडेट एंड रिफाइन एग्जिस्टिंग नॉलेज और जनरेट न्यू नॉलेज दैट विल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस नर्सिंग प्रैक्टिसेस। देखिए स्टूडेंट, रिसर्च का भी सिंपल जो हमने डिफिनीशन की थी वो आप उठा लें और नर्सिंग में अप्लाई करें तो ये नर्सिंग रिसर्च बनती है। कि किस तरह, कि ये आपके पास एक प्रोसेस होती है। प्रोसेस का मतलब ये होता है कि इसमें हम सीरीज ऑफ एक्शन करते हैं, ठीक है ना। और फिर इसमें हम क्या कर लेते हैं, इसमें हम जो आपके पास नॉलेज होती है उस नॉलेज को हम वैलिडेट करते हैं और रिफाइन करते हैं। दोबारा उसके ऊपर हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा उसको तराशते हैं और उसके से हम जो एक्स्ट्रा मटेरियल होती है उसको रिमूव करके आप एक क्या है, एक अच्छा सा हीरा सा जो नॉलेज आपके पास होती है वो आप बनाते हैं। जनरेट न्यू नॉलेज दैट विल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस नर्सिंग प्रैक्टिसेस। फिर हम क्या कर लेते हैं, या तो हम इस तरह करते हैं कि जो आपके पास एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है उस एग्जिस्टिंग नॉलेज को हम थोड़ा सा रिफाइन कर दे, उसमें चेंजेस लेके आते हैं। या फिर हम क्या कर लेते हैं, जो आपके पास वो जो एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है उसको थोड़ा सा आप तराशते हैं, उससे जो एक्स्ट्रा मटेरियल होते हैं जो कि यूजेबल नहीं होते वो आप रिमूव करते, तो उससे एक न्यू नॉलेज बनती है जो कि हम उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या करते हैं, नर्सिंग जो प्रैक्टिसेस होती है उसमें अप्लाई करते हैं। तो ये हो गया नर्सिंग रिसर्च। Research is a systematic inquiry that use discipline method to answer question and solve problem. रिसर्च बेसिकली क्या है, इसमें हम सिस्टमेटिकली इंक्वायरी करते हैं। किस चीज़ की इंक्वायरी करते हैं, कि कोई भी आपके पास डिसिप्लिन होती है, कोई भी आपके पास प्रोफेशन होती है, तो उस प्रोफेशन में जितने भी क्वेश्चंस अराइजेज होती है उस क्वेश्चंस की हम क्या कर लेते हैं, आंसर देते हैं। जब उसको हम आंसर देते हैं सो इट्स मीन कि उसकी जो प्रॉब्लम है उसको हम क्या करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। एट द एंड पैराग्राफ में कहते हैं कि द गोल ऑफ नर्सिंग रिसर्च इज टू प्रोवाइड एन एम्पेरिकल बेसिस टू गाइड नर्सिंग प्रैक्टिसेस व्हाट इज रेफर टू एज एविडेंस प्रैक्टिसेस। इसमें क्या है, देखिए स्टूडेंट, देखिए जो नर्सिंग रिसर्च होती है इसका मेन गोल ये है कि जो नर्सिंग क्या है, प्रैक्टिसेस है, उसको हम क्या करें, एम्पेरिकल बेस गाइडलाइन प्रोड्यूस करें। एम्पेरिकल बेस का यही मतलब होता है कि जो भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट को आप ऑब्जर्व और मेजर करते हैं, तो उसी की वजह से जो आपके पास नॉलेज आती है, तो इसलिए हम उसको एम्पेरिकल कहते हैं, ठीक है। और उसमें हम क्या कर लेते हैं, जो कि आपके पास थ्योरी होती है या बिलीफ होती है वो हम उस नर्सिंग रिसर्च में अप्लाई नहीं करते, इसी वजह से उसको हम एम्पेरिकल बेसिस गाइडेड नर्सिंग प्रैक्टिसेस कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, कोई भी आप क्या है कि कोई प्रॉब्लम आप उठा लें, उस प्रॉब्लम पे आप रिसर्च करें और एम्पेरिकल बेसिस पे करें, तो जो आपके पास नॉलेज आती है तो आप उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नर्सिंग फील्ड या नर्सिंग प्रैक्टिस या नर्सिंग प्रोफेशन में आप अप्लाई करती है, तो उससे एक लफ्ज़ बनती है जिसको हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिसेस। सो एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिसेस इज द इंटीग्रेशन ऑफ बेस्ट रिसर्च एविडेंस विद द क्लिनिकल एक्सपर्टीज एंड पेशेंट वैल्यू टू फैसिलिटेट क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग। देखिए स्टूडेंट, एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिसेस का मतलब ये होता है कि इसमें हम क्या कर लेते हैं कि कोई भी आपके पास एक्सपर्टीज होती है, किस चीज़ की, क्लिनिकल एक्सपर्टीज। तो क्लिनिकल एक्सपर्टी आपको किस तरह मिल जाती है कि कोई इसमें आप क्या कर लेते हैं, हर टाइम टू गो अबाउट सीकिंग मीन आप रिसर्च करते हैं, तो उसी की वजह से आपके पास न्यू नॉलेज आते हैं जो कि आप अपनी प्रैक्टिस में उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो उसी की वजह से क्या हो जाते हैं कि जितने भी आपके पास पेशेंट की जितनी भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी आपके पास इस तरह की डिसीजन मेकिंग लेनी होती है तो वो आप आसानी से ले सकते हैं कि व्हेनेवर यू आर यूजिंग एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है।
फिर कहते हैं कि डेवलप नॉलेज फ्रॉम रिसर्च इज एसेंशियल टू प्रोवाइड अ साइंटिफिक बेसिस फॉर एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रोसेस। इसमें क्या है कि जो नॉलेज होती है आपके पास, ठीक है ना, इसमें हम क्या करते हैं, उसको डेवलप करते हैं। किस चीज़ की बिना पे, जो रिसर्च होती है, तो उसी की वजह से आपके पास क्या है कि साइंटिफिक वे आपके पास आती है कि एक चीज़ आप करते हैं तो उसके उसके पीछे आपको कारण समझ आती है, उसके पीछे आपको लॉजिक समझ आती है कि ये चीज़ इस तरह हो रहा है। तो उस चीज़ का जो, अच्छा फॉर एग्जांपल आप क्या कर लेते हैं कि कोई भी इस तरह की आईसीयू पेशेंट है, उसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल उसको बेड सो रहे हैं, तो आप क्या कर लेते हैं 6 हावरली या 4 हावरली उसको पोजीशन देते हैं। ये पोजीशन देना आपको कहाँ से आई है, एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिसेस आई है कि अगर आप प्रॉपर पोजीशन एक पेशेंट को देते हैं तो उसी की वजह से जो उसकी बेड सोर है वो उसकी हीलिंग होती है, उसको प्रॉपर तरीके से फिर नहीं लगती। तो ये क्या है आपके पास कि एक नर्सिंग जो नॉलेज होती है, एक रेगुलर नॉलेज आपके पास आ जाती है, एक डेवलप भी होती है। क्यों डेवलप होती है, जब भी आप क्या करते हैं, व्हेनेवर यू आर यूजिंग एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिसेस, व्हेन यू आर डूइंग ईबीएनपी। ओके, अच्छा, nurses clearly identify the issues or problems based on accurate analysis of current nursing knowledge and practices। ये क्या है कि जो नर्सेज होती है, तो ये नर्सेज क्या कर लेते हैं, ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं अगर किसी भी एरिया में वो काम करते हैं और उसी एरिया में जितने भी इश्यूज और प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रॉब्लम को वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि जहाँ पे कोई भी हॉस्पिटल हो तो उस हॉस्पिटल में जितने भी नर्सेज नॉलेज या प्रैक्टिसेस हो रही है उसको भी क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। 30 to 40% ऑफ पेशेंट नॉट रिसीविंग केयर अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक एविडेंस। ये कहते हैं कि आपके पास शोस्टर एट आल 1998 में, ग्रोल 2001, ये लोग कह रहे हैं कि क्या है कि 30 से लेकर 45% जो पेशेंट होते हैं, ये अकॉर्डिंग टू जो आपके पास साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिसेस होती है, उसी के बेस पे उसको प्रॉपर तरीके से केयर नहीं मिल रही है। नर्सिंग रिसर्च जब हम क्या करते हैं तो उसकी कुछ प्रायोरिटीज़ होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कुछ एरियाज़ होती हैं नर्सिंग में जो उसकी वजह से वो क्या होते हैं, इम्प्रूव होते हैं। जिसमें सबसे पहले आते हैं कि नर्स इज़ अ प्रोफेशन। तो ये इसमें हम क्या कर लेते हैं, उसी की वजह से जो नर्सिंग प्रोफेशन होती है वो क्या आइडेंटिफाई होती है, उससे इम्प्रूव होती है। नर्सिंग एज अ प्रोफेशन का सिंपल मतलब ये है कि इन लोगों के पास क्या है, एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, ठीक है ना। ये तो फिर उसी की वजह से अगर इनके पास प्रॉपर तरीके से एक सिस्टमिक नॉलेज होती है, तो वो सिस्टमिक नॉलेज को वो यूज़ करके फिर कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे ये लोग प्रैक्टिसेस करते हैं किसी भी हॉस्पिटल्स में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पे ये जिन लोगों के पास जितना नॉलेज होती है उतना ही वो क्या करते हैं, उसको यूजेबल फॉर्म में ला के उस एरिया में यूज़ करते हैं। सेकंड पे कहते हैं कि नर्सिंग प्रैक्टिसेस, इसी की वजह से जब किसी भी प्रोफेशन होती है और उसमें रिसर्च आ जाती है, तो उस प्रोफेशन की जो प्रैक्टिस होती है वो भी क्या हो जाती है, इम्प्रूव होती है। पेशेंट आउटकम क्या है कि जब आपकी प्रैक्टिसेस इम्प्रूव होती है, आप पेशेंट को सही तरीके से डील करते हैं, उसको सही तरीके से आप केयर प्रोवाइड करते हैं, तो उसी की वजह से जो पेशेंट की आउटकम है वो भी क्या हो जाते हैं, इम्प्रूव हो सकती हैं। नर्सिंग रिसर्च प्रायोरिटीज में कहते हैं कि नर्सिंग रिसर्च इवैल्यूएट्स एंड इम्प्रूव नर्सिंग केयर बेस्ड ऑन न्यू एंड क्रेडिबल नॉलेज। इसमें क्या है कि नर्सिंग रिसर्च क्या कर लेते हैं कि इसी की वजह से वो क्या कर लेते हैं कि कोई भी नर्सिंग केयर होती है वो इम्प्रूव होते हैं। क्यों इम्प्रूव होते हैं, क्योंकि जो ये लोग नर्सिंग रिसर्च करते हैं अपनी ही प्रोफेशन में, और उनके पास जो नॉलेज होती है वो यूजेबल फॉर्म में लेके आते हैं ऑन द पेशेंट। अच्छा, सबसे पहले लिखते हैं कि प्रोवाइड एविडेंस बेस ऑन विच टू बेस आवर नर्सिंग केयर एविडेंस बेस्ड प्रोजेक्ट। ये क्या है कि ये जितने भी क्या कर लेते हैं, किसी भी पेशेंट को वो केयर देते हैं, तो ये क्या कर लेते हैं, एविडेंस उसके पास होती है कि फॉर एग्जांपल ये क्या कर लेते हैं, जितने भी आप लोग देख लें, तो ये पीड्स के जो बच्चे होते हैं तो उसके हाथ के नीचे इस तरह की वो प्लास्टिक की वो चीज़ लगाते हैं। तो उसी की वजह से क्या हो जाता है कि फॉर एग्जांपल पेशेंट को कैनोला लगे हैं जो बच्चा है, ठीक है ना। तो उसी की वजह से जो टाइम है वो ज़्यादा वो क्या कर लेते हैं, उसी की वजह से उसकी जो आईवी लाइन है वो ख़राब नहीं होती है। तो ये कहाँ से आई है, क्योंकि ये एविडेंस की गई है, उसके ऊपर रिसर्च की गई है, उसके ऊपर
मुख्तलिफ़ किस्म की इस तरह की एक्सपर्टीज़ ने क्या किया है, नॉलेज अपना दे दिए होते हैं और उस नॉलेज को उसने रिफ़ाइन की होती है, तो उसी की वजह से वो ये काम कर रहा है। तो ये क्या है, एक एविडेंस है। जो भी प्रैक्टिस आप करते हैं तो उसके पीछे कोई कारण, कोई एविडेंस होना चाहिए। अच्छा, अब फॉर क्वालिटी एंड कॉस्ट कंटेमिनेटेड प्रैक्टिसेस, इसमें क्या है कि जो नर्सिंग रिसर्च है तो ये अगर प्रॉपर तरीके से हो रही है तो उसी की वजह से क्या होता है कि जो प्रैक्टिसेस होती है उसकी क्वालिटीज़ अच्छी होती है और वो कास्ट इफ़ेक्टिव होती है। इट्स मीन कि वो सारे के सारे जितने भी लोग हैं उसको वो अफोर्ड कर सकते हैं। कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन, आप रिसर्च कर रहे हैं, आप नर्सिंग रिसर्च प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं तो उसी की वजह से जो आपकी नर्सिंग प्रोफेशन होती है वो उसी की वजह से वो क्या करते हैं कि कंटिन्यूअसली अगर आप रिसर्च करेंगे तो कंटिन्यूअसली आपकी जो प्रोफेशन होती है वो इम्प्रूव होती है। हेल्पिंग नर्सिंग टू अचीव इट्स ऑन प्रोफेशनल आइडेंटिटी, इसमें क्या है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से नर्सेज जितने भी है वो रिसर्च करते हैं अपनी प्रोफेशन में तो उसी की वजह से क्या होता है कि जो भी उसकी प्रोफेशन होती है उसकी वो आइडेंटिफिकेशन उसको मिल जाती है। हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द बाउंड्रीज ऑफ नर्सिंग, तो उसी की वजह से क्या हो जाती है कि आप रिसर्च करते हैं तो उसमें आपको प्रॉपर तरीके से ये भी बताया होगा या बताते हैं कि इसमें क्या है कि जितने भी नर्सिंग्स जो आप प्रैक्टिसेस करते हैं तो उसकी जो बाउंड्रीज होती है वो आपको बताते हैं। जो नर्सिंग एक्ट होती है उसके ऊपर किसी भी स्टेट में वो आपको अपनी जो क्या है प्रैक्टिसेस होती हैं, जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन होती है वो आपको बताते हैं कि ये चीज़ आप लोगों के लिए क्या है वैलिड है और अगर ये काम आप करते हैं तो ये आपके लिए अनवैलिड है। डिफाइन द पैरामीटर्स ऑफ नर्सिंग, के जो भी आपके पास अगर रिसर्च करते हो तो जितना भी पैरामीटर नर्सिंग में यूज़ होते हैं तो वो आपको क्या करते हैं प्रॉपर तरीके से बताते हैं। ठीक है। अच्छा, तो फिर इसमें आगे हम डिस्कस करते हैं कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग रिसर्च। डेफिनीशन तो हमने कहा कि रिसर्च क्या है, नर्सिंग रिसर्च क्या है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या है, कि अगर इसको हम यूज़ करते हैं तो उसकी नर्सिंग प्रोफेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंस होगी। अब थोड़ा सा हिस्ट्री के ऊपर जाते हैं कि जो नर्सिंग रिसर्च है उसकी डेवलपमेंट कहाँ से हुई है, क्योंकि ये हमने ऑब्जेक्टिव्स में एक्सप्लेन की थी। सो सबसे पहले नर्सिंग रिसर्च बिगेन विद द फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल और 180 ईयर्स अगो। जो नर्सिंग रिसर्च है तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू पे कि 180 ईयर्स अगो किस चीज़ कहाँ से ये शुरू हुए, फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल की वक्त से ये नर्सिंग रिसर्च स्टार्ट हो गई। नोट्स ऑफ नर्सिंग 1859 डिस्क्राइब हर इनिशियल research activities which look at the importance of environment in promoting physical and mental well-being। देखिए उस टाइम क्या हो रहा था, ये जो फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल थी ना तो उस टाइम क्रिमिनल वार चल रही थी और बहुत से इस तरह के लोग थे जो कि मर रहे होते थे। तो उसने रिसर्च की थी, यानी रिसर्च उसने इस तरह की कि अगर इस पेशेंट है तो उसको अगर हम अच्छी तरीके से एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करें तो उसी की वजह से जो पेशेंट की जो मोर्टेलिटी रेट है तो उसी की वजह से ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो 1859 में उसने रिसर्च की थी जो कि उसको माना जाता है कि एनवायरनमेंट, ये नर्सिंग थ्योरी में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि जो एनवायरमेंटल थ्योरी थी वो फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल ने मतलब ये कि पेश की थी, डेवलप की थी। और कब की थी, जो जब क्रिमिनल वार चल रही थी, ठीक है ना। तो उसमें उसने कुछ अहम बातें की थी। सबसे पहले इसमें उसने एक ज़रूरी बात की थी कि जब उसने रिसर्च किया तो रिसर्च ने से उसने आइडेंटिफाई किया कि जब आप क्या कर रहे थे कि आप कोई भी पेशेंट है और वो पेशेंट क्या है कि आप वो उससे मतलब ये कि वो मर रहा है या उसको इस तरह की प्रॉब्लम है कि उससे वो मर रहा है, ठीक है। तो उसको आप क्या कर लेते, अगर एनवायरनमेंट देते हैं तो उसी की वजह से जो उसकी फिजिकल क्या है ऑर्गन होती है, फिजिकली उसको क्या मिल जाती है, उसकी फिजिकल जितने भी प्रॉब्लम होती है वो प्रोमोट हो सकती है, जितने भी मेंटल प्रॉब्लम होती है उससे वो ख़त्म हो सकती है। जिसमें उसने सबसे पहले डिस्कस किया था वेंटिलेशन को। सो वेंटिलेशन का मतलब क्या है कि वेंटिलेशन क्या है कि बाहर से आप क्या है कि प्रॉपर तरीके से अब अगर आपको ऑक्सीजन मिल रही है और उसकी प्रॉपर तरीके से क्या है गैस एक्सचेंज हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड आप रिमूव करते हैं तो इट्स मीन वेंटिलेशन, ठीक है ना। आपको प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन मिल रही है, आपको प्रॉपर तरीके से जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे जो प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन की जो सैचुरेशन है
वो आपको प्रॉपर तरीके से मिल रही है। तो सबसे पहले उसने वेंटिलेशन के बारे में बात की थी। अगर आप क्या करते हैं, एक पेशेंट को प्रॉपर तरीके से एनवायरनमेंट देते हैं। सेकंड पे उसने क्लीनलीनेस की बात की कि जो भी एरिया है उस एरिया को अगर आप क्लीन कर रहे हैं तो उसी की वजह से पेशेंट की जो डिजीज़ होती है वो इम्प्रूव हो सकती है, जो उसकी डिजीज़ प्रोसेस में कमी आ सकती है। या क्या करते हैं कि आप जो भी चीज़ उसको प्रोवाइड करते हैं उसमें क्लीनलीनेस मौजूद हो। व्हेन दे आर फ्री फ्रॉम द माइक्रोब्स, उसमें इतने माइक्रोब नहीं होना चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होए तो फिर उसको हम क्लीन नहीं कह सकते, ठीक है। फिर उसके बाद उसने प्योरिटी ऑफ वाटर, कि जितने भी वाटर होती है अगर उसको आप प्रॉपर तरीके से देते हैं पेशेंट को, और वो क्या हो, प्योर हो, उसमें जरासीम वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो, तो उसी की वजह से भी उसकी जो डिजीज़ प्रोसेस होती है वो हीलिंग की तरफ जा सकती है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप वाटर प्रॉपर तरीके से उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हो और आप उसको प्रोवाइड करें तो उसी की वजह से उसको वाटर बर्न रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ है वो फिर आ सकती हैं। एट द एंड क्या है कि अगर आप डाइट देते हैं तो डाइट की वजह से जितनी भी उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ होती है वो क्या हो जाती है, उसी की वजह से वो इम्प्रूव हो सकती है। अच्छा, फिर कहते हैं कि ये उसने मतलब थोड़ा-सा एक्सप्लेन और किया है कि शी कलेक्टेड द डेटा ऑफ मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी फ्रॉम द क्रिमिनल वॉर, एज़ अ रिजल्ट मिलिट्री वाज़ एबल टू प्रोवाइड इंटरवेंशन लाइक। उसने क्या किया था उस टाइम, क्योंकि क्रिमिनल वॉर चल रही थी, ये हिस्ट्री है, ठीक है, कि नर्सिंग रिसर्च किस तरह आई है। क्योंकि उस टाइम जो फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल थी तो उस टाइम क्रिमिनल वॉर चल रही थी। जब क्रिमिनल वॉर चल रही थी तो उस टाइम उसने देखा कि मोर्बिडिटी क्या है और मोर्टेलिटी क्या है। मोर्टेलिटी मतलब ये है कि कोई डिजीज़ है उससे लोग कितने मर रहे हैं, और मोर्बिडिटी इन स्टेट ऑफ डिजीज़ है। तो उसने ये आइडेंटिफ़ाई किया कि फिर जो वहाँ पे कोई स्टेट था या मिलिट्री था, तो उस मिलिट्री से उसने कुछ इस तरह की इंटरवेंशन माँगी कि अगर मैं ये इंटरवेंशन करूँगा तो ये चीज़ मुझे चाहिए होगी। सबसे पहले उसमें उसने डिस्कस किया था इनफ फूड। क्या है कि मुझे इनफ फूड चाहिए, कि अगर इनफ फूड हो तो उसी की वजह से जो पेशेंट है उसकी मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी कम होगी। अगर इसी की वजह से अगर क्लियर क्वार्टर फॉर द सिक हो, कि प्रॉपर तरीके से जितने भी सिक लोग होते हैं, ठीक है, और उसको क्वार्टर जो मिल रही होती है जहाँ पे वो रह रहे होते हैं, तो वो एरिया आपके पास क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। एप्रोप्रिएट मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है कि अगर ट्रीटमेंट आप प्रॉपर तरीके से पेशेंट को देंगे तो उसी की वजह से जो उसकी डिजीज़ प्रोसेस होती है वो क्या हो जाती है, हीलिंग की तरफ आती है। टेस्टिंग पब्लिक वाटर, जो पब्लिक वाटर है, क्योंकि उसने जो 4 चीज़ें एक्सप्लेन की थी वो अभी ये क्या करते, अप्लाई करना चाहते और देखते हैं कि क्या होता है इससे। फिर वो उसने क्या किया कि टेस्टिंग पब्लिक वाटर, की जो पब्लिक वाटर है उसने उसको टेस्ट किया था। इम्प्रूव सैनिटेशन, जो सैनिटेशन है प्रोसेस है उसको उसने इम्प्रूव, सैनिटेशन जितने भी ये क्या है कि नाली वगैरह उसमें जितने भी गंदगी चीज़ें जाती है अगर आप उसको रिमूव करते हैं तो उसी की वजह से जितने भी आपके पास ये क्या है मॉस्किटोज़ वगैरह ये नहीं आएगी, तो उसी की वजह से आपके पास ये प्रॉब्लम नहीं आ सकती, ठीक है ना। प्रिवेंटिंग स्टार्वेशन, ये भूख वगैरह को उसने क्या किया था, ख़त्म किया था। अब लिखते हैं, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये सारी की सारी चीज़ें उसने मिलिट्री से पूछा कि ये आप लोग करेंगे। जब उसने ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की तो फिर क्या हुआ क्रिमिनल वॉर के दौरान, कि दीज इंटरवेंशन मेड इम्पैक्ट एंड मिलिट्री स्टार्टेड टू पार्टिसिपेट इन द हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज़। मोर्टेलिटी रिड्यूस फ्रॉम 43% टू 2%। देखे ना कि उस टाइम 43% लोगों में मोर्टेलिटी मौजूद थी। जब उसने ये इन्वायरमेंटल थ्योरी पेश किया और लोगों के ऊपर उसने अप्लाई किया तो 3% से लेकर ये कम हो गया 2% तक आ गया, ठीक है ना। तो ये क्या है कि उसने सबसे पहले, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में सबसे पहले फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपना जो खिदमत थी वो सरअंजाम की थी, और क्रिमिनल वॉर जहाँ से उसने 43% से जो मोर्टेलिटी रेट थे उसने कम करके 2% तक लेके आया था। Nursing research began with the Florence Nightingale. Good in 1859, Florence Nightingale studied aspects of the environment such as ventilation, cleanliness, purity of air, and diet to determine the influence on patient health. ये क्या है कि जितने भी 1859 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो इन्वायरमेंटल थ्योरी उसने पेश की थी, उसने उसमें 4 चीज़ें एक्सप्लेन की, वेंटिलेशन, क्लीनलीनेस, प्योरिटी ऑफ वाटर एंड डाइट। अगर ये क्या कर लेते हैं कि अगर आप पेशेंट को देते हैं तो उसी की वजह से जो पेशेंट की हेल्थ होती है उसमें इन्फ्लुएंसेस चेंजेस आ सकती है, ठीक है ना। और उसने करके भी दिखाया था कि ड्यूरिंग द क्रिमिनल वार अक्टूबर 1850
1943 से लेकर फरवरी 1856 her research related to death and disability among the soldiers result in amazing decrease in the mortality rate from 43 to 2%. सिंपल ये हमने डिस्कस किया था, लेकिन ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू पे ये डेट भी इम्पोर्टेंट है कि आपको पता हो कि क्रिमिनल वार कब से कब तक चल रही थी, ठीक है ना। और उसमें सबसे पहले जो कंट्रीब्यूट थी वो किसने की थी, और उसमें जो मोर्टेलिटी रेट थी वो कहाँ कितने कम हो गई थी। और ये जो 4 आपके पास क्या है कंपोनेंट है रिसर्च में जो उसने एक्सप्लेन की थी इन्वायरमेंटल थ्योरी में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग रिसर्च, उसके बाद क्या क्या हुआ कि 1930 टू 1940 द फोकस वाज ऑन नर्सिंग एजुकेशन के 1930 से लेकर 1940 तक जो मेनली फोकस था वो नर्सिंग एजुकेशन पे था। फिर 1950 से लेकर 1960 तक द फोकस वाज ऑन नर्स एंड नर्सिंग रोल। फिर 1950 से लेकर 1960 तक मेनली जो फोकस था वो नर्स के ऊपर था और नर्स का रोल क्या है वो उसके ऊपर था। फिर 1970 से लेकर 1990 तक द फोकस हैज़ बीन ऑन क्लिनिकल प्रॉब्लम। फिर क्लिनिकल प्रॉब्लम के बारे में जितने भी आपके पास पेशेंट आते हैं तो उसकी जो क्लिनिकल इश्यूज आते हैं, साथ में पेशेंट की भी जो भी आपके पास हॉस्पिटल की चीज़ें होती है उसमें जितने भी इक्विपमेंट यूज़ होती है, उसमें जो जितनी भी चीज़ें यूज़ होती है, उसमें जो प्रॉब्लम आती है, उसमें जितनी भी इश्यूज आती है, उसमें जितनी भी मतलब ये है कि और ट्रेंड्स आती हैं, तो उसको उसने एक्सप्लेन किया था। ये बिल्कुल आप लोगों ने थोड़ा सा इसको मुश्किल है लेकिन याद करना है कि 1850 में क्या हुआ था कि नर्सिंग रिसर्च बिगिन विद द फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल। सबसे पहले 1850 में क्या हुआ था कि नर्सिंग जो रिसर्च था वो क्या किसकी वो बदौलत आई थी, फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल की बदौलत आई थी, ठीक है ना। फिर 9 साल बाद 1859 में फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल स्टडी aspect of the environment such as ventilation, cleanliness, purity of water and diet to determine the influence on patient health. During the criminal war, her research related to the death and disability among the soldiers resulted in an amazing decrease in the mortality rate from 43 to 2%. ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1850 में उसकी वो दौर हुकूमत मतलब ये है कि उसकी दौर से ये नर्सिंग जो रिसर्च था वो स्टार्ट हो गई। फिर 1859 में उसने नर्सिंग जो इन्वायरमेंटल थ्योरी थी उसने पेश की थी, जिसकी वजह से क्या हो गया कि क्रिमिनल वार चल रही थी, उसकी जो डेथ रेट था मोर्टेलिटी वो 43 से लेकर कम होके 2% तक आया। फिर 1900 में क्या हुआ कि फर्स्ट जर्नल पब्लिश हो गया था, अमेरिकन नर्सिंग ऑफ जर्नल, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए कि 19th सेंचुरी में सबसे पहले जो अमेरिकन जर्नल ऑफ नर्सिंग था वो पब्लिश हुआ था। फिर 1920 और 1930 में क्या हो गया था कि जो 1900 में ये क्या हुआ था, जो अमेरिकन जर्नल ऑफ नर्सिंग था ये पब्लिश हो गया, तो 1920 और 30 में उसमें जो केस स्टडी था वो क्या हो गया, उसकी जर्नल में एडअप हो गया। फिर क्या हो गया कि 1923 में फर्स्ट डॉक्टर प्रोग्राम फॉर नर्सिस इन टीचर कॉलेज एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जो फर्स्ट डॉक्टर प्रोग्राम था मतलब ये कि पीएचडी इन नर्सिंग, ये कब बना था 1923 में, और कहाँ पे, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी थी वहाँ से ये स्टार्ट हो गया। फिर 1950 में क्या हुआ कि अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन इनिशिएटेड अ 5-year स्टडी ऑन नर्सिंग फंक्शन एंड एक्टिविटीज़। फिर अमेरिकन नर्सिंग जो एसोसिएशन थी उसने ये कहा था कि जो 5 ईयर क्या है स्टडी है जो नर्सिंग होती है, कोई भी वो एक्टिविटी परफॉर्म कर लेते, कोई भी फंक्शन कर दे, तो उसके लिए कम से कम 5 साल की क्या है वो मुद्दत है। फिर 1952 में क्या हुआ कि फर्स्ट जर्नल ऑफ नर्सिंग रिसर्च पब्लिश। फिर जो फर्स्ट जर्नल था उसमें एक रिसर्च पब्लिश हुई थी 1952 में। फिर 1953 में क्या हुआ था कि द इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड सर्विसेज इन नर्सिंग एजुकेशन एस्टेब्लिश एट अ टीचर कॉलेज ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। फिर 1953 में इस तरह हुआ कि जो रिसर्च था इसके जो इंस्टीट्यूट थे वहाँ पे, तो उसमें जो जितने भी नर्सिंग के रिलेटेड जितने भी एजुकेशन थी वो इस्टेब्लिश हुआ था, जो कि न्यूयॉर्क में है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में। वहाँ से 1959 में फिर क्या हुआ कि द फाइंडिंग फ्रॉम अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन study were used to develop statement or functional standards and qualification for professional nurse। पे ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, कि 1959 में ये बात हो गई थी कि अगर अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ने कि अगर नर्सिंग प्रोफेशन है तो उस प्रोफेशन के लिए कितना क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी उम्र हद उसके लिए होनी चाहिए। फिर 1959 दोबारा क्लिनिकल रिसर्च बिगेन एक्सपेंडिंग एज अ नर्सिंग स्पेशलिटी ग्रो such as community health, psychiatric, mental health, medical, surgical and pediatric are
ये क्या है, ऑब्स्टेट्रिक्स है, ठीक है ना, जो ये आप एल उसकी वो रिलेटेड है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि 1959 में क्या हुआ था कि जो स्पेशली जो कम्युनिटी हेल्थ था या साथ में साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ था, मेडिकल, सर्जिकल, पेडियाट्रिक और ऑब्स्टेट्रिक्स जितनी भी चीज़ें थी, उसमें क्या हुआ, थोड़ा सा नर्सिंग में उस लेके आया, उसमें एक्सपेंड हो गया, ठीक है ना। ये नर्सिंग इसी की वजह से एक्सपेंड हो गया थोड़ा सा। फिर 1950 से लेकर 1960 या 1959 से लेकर 1960 तक फिर क्या हुआ कि इंट्रोड्यूस रिसर्च इन नर्सिंग स्कूल एट द बैकलॉरेट एंड एमएसएन लेवल, ठीक है ना। फिर क्या है कि जो बैचलर लेवल पे है ना, तो बैचलर लेवल पे ये जो नर्सिंग रिसर्च था, ये नर्सिंग में फिर क्या हो गया, और एमएसएन लेवल में ये थोड़ा सा उसमें इंक्लूड हो गया। फिर 1963 में क्या क्या हो गया कि एडिशनल रिसर्च जर्नल, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ नर्सिंग स्टडी वाज पब्लिश, ये जितने भी, फिर 1963 में क्या हुआ कि रिसर्च जर्नल में थोड़ा सा एडिशन हो गया, जो इंटरनेशनल जर्नल था उस, और नर्सिंग जो स्टडी थी उस, ये सारी की सारी चीज़ें उस टाइम पर क्या हो गए, पब्लिश हो गई। फिर 1965 में क्या हुआ कि अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन स्पॉन्सर्ड द फर्स्ट सीरीज ऑन नर्सिंग रिसर्च कॉन्फ्रेंस। फिर क्या हुआ कि अमेरिकन नर्सिंग ने एसोसिएशन ने जो फर्स्ट सीरीज़ ऑफ नर्सिंग रिसर्च था, उसके लिए उसने एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद किया था, सही है। फिर 1963 में क्या हुआ कि जर्नल ऑफ नर्सिंग स्कॉलर फर्स्ट पब्लिश, ये क्या होगा कि फर्स्ट जो जर्नल था नर्सिंग स्कॉलर के लिए वो फर्स्ट पब्लिश हो गया था, ठीक है। फिर लेट 1960s में और 1970s में क्या हुआ कि नर्सेज वर इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडल कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क थ्योरीज टू गाइड नर्सिंग प्रैक्टिसेस। ये फिर 1960 और 70 के दरमियान क्या हो गया था कि उसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल दे दिए गए थे, क्योंकि और साथ में उसके लिए जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क थे, जितने भी थ्योरीज थे, गाइडेंस, ये सारी की सारी नर्सेज को दी गई थी कि ये क्या करें, आप जो अपने प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो उसमें उसको एड अप करके अप्लाई करें। फिर 1970 में क्या हो कि रिसर्च इन नर्सिंग फर्स्ट पब्लिश, जो रिसर्च था नर्सिंग में वो फर्स्ट पब्लिश हो गए। फिर 1978 में क्या हो कि वेस्टर्न जर्नल ऑफ नर्सिंग रिसर्च फॉर फर्स्ट पब्लिश, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर 1999 में क्या हुआ कि प्रायोरिटी ऑफ नेशनल सेंटर फॉर नर्सिंग रिसर्च 1999 इंक्लूड, ये क्या था कि एनसीएन जो था, नेशनल सेंटर फॉर नर्सिंग रिसर्च, उसने कुछ एक्सप्लेन किए थे, कुछ बातें उसने की थी कि कम्युनिटी बेस्ड नर्सिंग मॉडल उसने एक्सप्लेन की थी, इफेक्टिवनेस ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन इन HIV एड्स की, जब HIV और एड्स ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस या एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, अगर ये किसी पेशेंट को डिजीज़ है तो उसकी जो नर्सिंग इंटरवेंशन है वो क्या की गई थी, 1999 में नर्सिस को मिल गई थी। कोग्निटिव एम्पेयरमेंट कि ये है कि अगर कोग्निटिव एम्पेयरमेंट आती है तो आपने क्या करना है। लिविंग विद द क्रॉनिक इलनेस, क्या है कि अगर क्रॉनिक इलनेस है तो उस क्रॉनिक इलनेस से एक पेशेंट को रहना किस तरह है, अपने आप को उसने क्या करना है, टेंशन प्रिवेंशन आपने किस तरह उसको प्रोवाइड करना है। ये बिल्कुल अभी क्लासिफिकेशन ऑफ नर्सिंग रिसर्च, नर्सिंग रिसर्च क्या है ये हमने डिटेल से एक्सप्लेन की। अब क्लासिफिकेशन क्या है, जो क्लासिफिकेशन है ये मेनली टू है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, बट ये एक और भी इसमें एडअप हो गई है, आउटकम रिसर्च, ठीक है ना। मेनली क्वालिटेटिव रिसर्च है और क्वांटिटेटिव रिसर्च है, ठीक है ना। क्वालिटेटिव रिसर्च में फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च, ग्राउंडेड थ्योरी, एथनोग्राफिक और हिस्टोरिकल, ये क्वालिटेटिव रिसर्च में आती है। क्वांटिटेटिव में क्या आती है कि डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशन, कॉजी एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सपेरिमेंटल, ये क्या है, क्वांटिटेटिव रिसर्च है। ये आप लोगों ने जो एपिडेमियोलॉजी है उसमें आपने क्वांटिटेटिव जितने भी रिसर्च है कि इसमें एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल कौन कौन से, वो आपने डिटेल से डिस्कस की, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है ना। सबसे पहले देख ले कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है कि डिज़ाइन हैज़ ट्रेडिशनली बीन प्रिवेलेंट इन नर्सिंग रिसर्च स्टडी ड्यूरिंग मीनिंग फ्रॉम द statistic analysis of numerical data obtained from the sample and population has yield significantly contribution to nursing knowledge। क्वांटिटी, जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, क्वांटिटी नंबरिंग, इसमें क्या करते हैं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च की वो टाइप्स होती है कि इसमें आप कोई भी पॉपुलेशन लेते हैं और उस पॉपुलेशन में अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो वहाँ से आप न्यूमेरिकल डेटा उन लोगों से अगर कलेक्ट करते हैं, सो इट इज़ कॉल्ड क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है कि रिसर्च इज़ अ मेथड ऑफ रिसर्च डिजाइन फॉर द डिस्कवरी रेदर देन द वेरिफिकेशन। इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्लोर लेटेंट नॉलेज और एम्बिगुअस फिनोमेना, कोई भी फिनोमेना हो
अगर हम बात कर लें कि अगर कोई भी आप न्यूमेरिकल डेटा किसी भी पॉपुलेशन से नहीं उठाते तो उसको हम क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं, ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि वेरिफिकेशन नहीं करते, जस्ट हम डिस्कवर करते हैं एक चीज़ को, हम जस्ट डिस्क्राइब करते हैं कि ये चीज़ किस तरह है, ठीक है ना। अच्छा, अभी हम डिस्कस करते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च फोकस किस चीज़ के ऊपर, व्हाट इज़ देयर नेचर। एक चीज़ है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसकी नेचर किस तरह है, व्हाट आर दे लाइक, ये किस तरह लाइक है, हाउ कैन दे बी डिस्क्राइब, इसको हम किस तरह डिस्क्राइब कर सकते। सो इट्स मीन एक प्रॉब्लम चल रही है, उस प्रॉब्लम को जस्ट आप डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये चीज़ इस तरह है। इसको आप वेरीफाई नहीं करते, अगर ये इस तरह है तो क्यों है, ये नहीं, बस जस्ट एक ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड को आप क्या करते हैं, जस्ट डिस्क्राइब करते हैं। तो ये आपके पास क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च है। It is often involved the views are internal world for participant and include data generated to interview focus group। इसमें क्या है कि आप फोकस ग्रुप लेते हैं, कोई ग्रुप आप ले लेते हैं, उससे आप इंटरव्यू कर लेते हैं, या इंटरव्यू बेस्ड जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है हमेशा ये आपके पास क्या है, इंटरव्यू और फोकस ग्रुप के ऊपर ये क्या करता है, अप्लाई होती है, ठीक है ना। अच्छा, क्वांटिटेटिव रिसर्च फोकस ऑन हाउ मेनी आर देयर। जब हम नंबर की बात करते हैं तो उसमें ये क्वेश्चंस फिर एराइज होते हैं। व्हाट आर द स्टैटिस्टिकल पैटर्न्स, की कोई आप स्टैटिस्टिक यूज़ करते हैं, कोई भी आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसके लिए आप कौन सा पैरामीटर यूज़ करते हैं, डेटा कलेक्शन आप किस तरह कर लेते हैं, ठीक है ना। इट इज़ जनरली टेक द फॉर्म ऑफ नंबर्स एंड देयर एनालिसिस इन्वॉल्व कंटिन्यूइंग और क्वान्टिफाइंग दीज टू ड्रा कंक्लूजन। फिर आप क्या करते हैं, कोई उस नंबर को उठा लेते हैं, उस नंबर को आप एनालिसिस करते हैं, जब एनालिसिस करते हैं तो इट्स द एंड आप क्या करते हैं, उससे कंक्लूजन निकालते हैं। तो ये क्वांटिटेटिव रिसर्च है। लार्ज सेट ऑफ डेटा विल बी इन्वॉल्व देन इन द केस विद द क्वालिटेटिव रिसर्च एंड स्टैटिस्टिकली rigorous टेक्निक्स आर यूज्ड टू एनालाइज दिस। फिर क्या है कि अगर क्वांटिटेटिव रिसर्च हो, इन केस का अगर आपके पास क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च हो, तो उसमें आप क्या कर लेते हैं, बिल्कुल स्टैटिस्टिकली आप क्या कर लेते हैं, बिल्कुल लार्ज नंबर लेते हैं। तो उसी की वजह से क्या हो जाती है कि जो आप टेक्निक यूज़ करते हैं तो वो क्या कर लेते हैं, फिर आप उसको रेगरस स्टैटिस्टिकली रेगरस करते हैं और एट द एंड आप उसको एनालाइज करके आपके पास डेटा आ जाती है। ये इंपॉर्टेंट है कि आउटकम रिसर्च क्या है। सो इट फोकस ऑन एग्जामाइन द एंड रिजल्ट ऑफ केयर आई डिटरमाइनिंग द चेंज इन हेल्थ स्टेटस ऑफ द पेशेंट, कि आउटकम क्या है। सो इट्स मीन कि ये एंड रिजल्ट देते हैं, ठीक है ना, कि एक पेशेंट को आप एग्जामिनेशन करते हैं, आप उनको केयर प्रोवाइड करते हैं। सो जो एंड रिजल्ट आपके पास आती है ना, तो उसको हम आउटकम रिसर्च कहते हैं। फोर एसेंशियल एरिया, द पेशेंट रिस्पॉन्स टू मेडिकल नर्सिंग इन इंटरवेंशन। इसमें हम क्या कर लेते हैं कि जो भी पेशेंट है तो उसको अगर मेडिकल या नर्सिंग इंटरवेंशन मिल रही तो उसकी रिस्पांस क्या है। सो रिस्पांस इज मीन कि आउटकम इसकी क्या है। फंक्शनल मेंटेनेंस इम्प्रूवमेंट ऑफ फिजिकल फंक्शन फॉर द पेशेंट, की जो मेंटेनेंस है या पेशेंट की जो फिजिकल फंक्शन है उसको इम्प्रूव हम अगर करते हैं तो किस तरह इसको हम मेंटेन करते हैं, तो उसकी जो आउटकम है वो हम देखना चाहते हैं। फाइनेंशियल आउटकम अचीव विद द प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, अगर एक सर्विसेज उनको मिल रही है, अगर उनके पास पैसे सही तरीके से नहीं है, सो इट्स मीन कि उसकी जो क्या है आउटकम, जो डिजीज़ क्या रही वो कम होगी। अगर पैसे हैं उनके पास, वो सही हॉस्पिटल से अपना इलाज कर रहे हैं, सो इट्स मीन कि उसकी इलाज सही तरीके से हो रही है, तो उसका इफेक्ट भी उनके हेल्थ के ऊपर होगा, तो उसकी जो डिजीज़ प्रोसेस है वो जल्दी रिकवर होगा। पेशेंट सेटिस्फेक्शन विद द हेल्थ आउटकम केयर रिसीव्ड एंड द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। फिर क्या है कि जो पेशेंट है तो उसकी सेटिस्फेक्शन हम देखना चाहते हैं कि एक फॉर एग्जांपल एक उसकी प्रॉब्लम है वो चल रही है, सही है, तो अगर वो ट्रीट हो गया तो एट दिन हम क्या कर लेते हैं, उसके ऊपर हम उससे क्वेश्चंस कर लेते हैं कि आपकी अगर ये प्रॉब्लम हो रही थी अभी किस तरह है, एंड फिर एट दिन हम क्या करते हैं कि रिसीव्ड एंड द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। फिर क्या है कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है तो उसके बारे में हम उनसे पूछते हैं कि